तो चलो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि किसी भी कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकाला जाए। चलो मान लो कि ये कोई कर्व है, ठीक है। अगर ये कर्व है तो इसका इक्वेशन होगा ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये इक्वेशन है। अब सपोज करो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, पॉइंट P। अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सर्कल एज्यूम करूं जो इस पॉइंट P से ऐसे होकर जाता है, ये ऐसे, तो इसका जो रेडियस होगा वो इस पॉइंट P पर अपने कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमने ले लिया कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है r, और ये हो गया हमारे उस सर्कल का सेंटर। और सेंटर को जनरली हम लोग किसे दिखाते हैं, HK से ऐसे दिखाते हैं इसका कोऑर्डिनेट। अब सपोज करो कि जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट है XY, तो नोट ये करो कि पॉइंट P अपने इस सर्कल पर भी लाई करता है और हमारे इस कर्व पर भी लाई करता है। अब मुझे यही R निकालना है, तो एक काम करता हूँ पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब सोचो तुमको निकालना है r, तुमने h और k दो नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिए जिसके बारे में तुमको कुछ भी पता नहीं है। तो तुम्हारा पहला पर्पज ये होगा कि h और k किसी तरीके से एलिमिनेट हो जाए। अगर ये एलिमिनेट हो जाएंगे तो r मेरा निकल जाएगा, ठीक। तो उसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हमने इसको मार्क कर दिया ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक। उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ तुम्हारा आएगा 2x माइनस एच, और यहाँ आ जाएगा 2y माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, चूँकि ये इस पॉइंट पर r रेडियस है वो कांस्टेंट है, तो ये हमने जो है इसका डेरिवेटिव 0 लिख दिया। अच्छा, दो देखो कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, है ना। यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस एच अपॉन वाई माइनस के। ये कर दो दूसरा इक्वेशन। भाई देखो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है h और k को एलिमिनेट करना। तो एक तरीका ये है कि मैं इसको स्क्वायर करूं ना, दोनों साइड स्क्वायर करूं और दोनों साइड 1 ऐड कर दूं, फिर देखो क्या होता है। तो मैंने यहाँ स्क्वायर किया और 1 ऐड कर दिया, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एच अपॉन वाई माइनस के का होल स्क्वायर। अच्छा, एलसीएम लो तो ये हो जाएगा आपका y माइनस के का स्क्वायर प्लस x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन y माइनस के का स्क्वायर। अब चले आओ पहले इक्वेशन में, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने r स्क्वायर ऐसे लिख दिया। यहाँ बेटा बच गया y माइनस के का स्क्वायर। देखो हम अपने जो हमारा जो मतलब ऑब्जेक्टिव था जिसमें h और k को एलिमिनेट करना था, उसमें से हमने h को एलिमिनेट कर दिया। अब एक और काम बचा हुआ है, वो है k को एलिमिनेट करना। तो एक काम और करते हैं हम, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दो। देखो क्या होता है, करो डिफ्रेंशिएट। तो मेरे पास है x माइनस एच, इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा मैं तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे सिंपली 1 हो गया। और यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है बेसिकली, तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का मैं रूल लगाऊंगा, तो मेरे पास आएगा y माइनस के इंटू डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, फिर इसका तो ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। दूसरी तरफ तो 0 था ही, 0 को तुमने डिफ्रेंशिएट किया तो भैया 0 ही रहा। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब देखो जरा, अब इसमें से 1 और इसको दूसरे साइड ले जाओ और पेज भी बदलना पड़ेगा हमको, तो पेज हमने बदल दिया। ये हमारा आ गया था y माइनस के
वाई माइनस के कितना था, जरा चेक करूँ मैं दोबारा से। वाई माइनस के, हाँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और हमने उस साइड सबको कर दिया था, तो ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, शायद ये ऐसे आ गया था, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से, एक बार चेक करते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक। अच्छा, आपको एलिमिनेट करना है y माइनस के का स्क्वायर, आपका आया सिर्फ इतना, तो आप क्या करोगे, इसका फिर से स्क्वायर करोगे, तो y माइनस के का स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ जब स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर ए इसका होल स्क्वायर। अब हमको लगता है कि मैं इसको लिख दूं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो नीचे हो जाएगा ये y माइनस के का स्क्वायर, और ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर पहले से प्रेजेंट ही था। अब थोड़ा सा चला के दिखाऊंगा मैं, चला के ये दिखाऊंगा कि ये जो मेरा था पहले आर स्क्वायर ना, देखिए मैं आर स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ और आर स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ। नोट ये करो, ये वाला देखो, ये वाला, इसके बारे में अभी हमने एक रिलेशन निकाला है, देखिए। अच्छा, पहली बात ये है कि आर स्क्वायर इधर कर दो, ये इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो इधर हो गया आर स्क्वायर, और इधर तुम्हारा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था। और आर स्क्वायर अपॉन के माइनस वाई का स्क्वायर देखो क्या था, पहले ये यहाँ से चेक करो, है ना, कितना आया था, हाँ ये था, देखिए आर स्क्वायर अपॉन वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर आ गया था। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर, है ना, कितना था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, इतना था। हाँ जी, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अब सोचो, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, दोनों जुड़ गया, 3 पावर आ गया, तो मेरे लिए r इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, और नीचे बेटा ये स्क्वायर इसके रूट से कट गया, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा फार्मूला बन गया, जिसको हमने पहले मेथड से निकाला है। अब हम दूसरा मेथड करने जा रहे हैं, और जैसा हमने बताया था कि दूसरा मेथड ज़्यादा एलिगेंट है, और वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि IIT JEE के एडवांस के जो बच्चे हैं वो उसी मेथड को यूज करके इस फार्मूले को डेराइव करें। तो चलो अब हम लोग दूसरे मेथड पे पहुंचते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखना एक लाइन में हो जाएगा, पहले जो ज़रूरत की चीज़ है वो हम लोग जान लें। तो मेथड नंबर 2 में देखो क्या है, मेथड नंबर 2 में कुछ नहीं है कि देखो भैया ऐसा है ना, यही था हमारा कर्व, बहुत अच्छा। कर्व का इक्वेशन क्या था, y इक्वल्स टू एफ ऑफ x, ये हमारा है y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस। ये काम करो, काम कुछ नहीं करना है हमको ना, यहाँ पे एक पॉइंट लेना है, पॉइंट P कह लीजिए, और एक पॉइंट यहाँ लेना है, इसको आप कहिए Q, इसको कहिए P, थोड़ा सा सीक्वेंस में रहेगा। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इस पार्ट को, ये जो PQ है, इसको अप्रॉक्सीमेटली एक सर्कल का आर्क मान लूँ, है ना, नोट करो, इस PQ को एक सर्कल का आर्क मान लूँ, और मैं उस सर्कल को ड्रॉ कर दूँ, ये ऐसे, ठीक है ना। तो इसका कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा, चलिए तो रेडियस देखता हूँ मैं, यहाँ पे इसका कुछ रेडियस होगा। अब एक काम करो,
Q को धीरे 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 इसी कर्व के अलॉन्ग P की तरफ ले जाओ। जब Q एकदम से P पर हो जाएगा तो ये जो सर्कल है अपने कर्व को इस पॉइंट P पे टच करेगा, ठीक है, और उस वक्त जो इसका रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। यहां तक तो हम लोग समझ गए। अब हम एक काम करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं एक्स वाई। तो जैसा कि हमने अभी लिमिट लिया था Q टेंड्स टू P अलोंग द लाइन, तो मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस डी एक्स और y प्लस डी वाई। जरा सोचो, यहां से तुम अब डालो परपेंडिकुलर, यहां से डालो परपेंडिकुलर, यहां से डालो परपेंडिकुलर, यहां से डालो परपेंडिकुलर। साफ सी बात है कि ये वाला dx हो जाएगा, ये वाला dy हो जाएगा, और ये अप्रॉक्सीमेटली है ना ds हो जाएगा। आर्क की बात कर रहा हूं मैं, ठीक ठीक ठीक। तो हमने एक चीज लिख दिया, ds का स्क्वायर इक्वल्स टू dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर, और dx का स्क्वायर से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ds अपॉन dx का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, या साफ और सीधी भाषा में कहो तो ds अपॉन dx ना इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, अभी काम आने वाला है। अब सवाल यह है कि हमको तो रेडियस ऑफ क्या निकालना है, कर्वेचर निकालना है। तो मैं एक काम करूं भाई, यहाँ पे इसका सेंटर है ना, ये मैंने इसको मिला दिया इससे, ऐसे थोड़ा सा कलर बदल दो जिससे कि आसानी हो जाए चीज़ों को समझने में। तो कलर मैंने बदल दिया, नहीं ये नहीं, ये है ना, देखिए ये रेडियस है, ये देखिए मिला दिया मैंने इसको। ये डिस्टेंस भी r, ये डिस्टेंस भी r, क्योंकि दोनों सर्कल का रेडियस कर्वेचर है। यहाँ पर टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट ये एंगल बनाता है मान लो थीटा, और यहाँ पे टेंजेंट बनाओ, ये एंगल बनाता है, इसको बना दो, ये नहीं, इसको बना दो थीटा, और इसको बना दो थीटा प्लस डी थीटा, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा होगा। अब सोचिए जरा, ये एंगल कितने के बराबर हो जाएगा, ये एंगल भी डी थीटा के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोचो ये जो तुम्हारा टेंजेंट था इस पे ये नॉर्मल था, ये वाला है ना, ये इसी तरीके से ये जो टेंजेंट था इस पे ये नॉर्मल था। सोचो ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, अगर ये वाला थीटा डिग्री ऐसे ये मतलब टेंजेंट थीटा डिग्री ऐसे टर्न हो जाए तो ये तो हमेशा इस पर 90 डिग्री बना के रखना चाहता है एंगल, तो ये भी थीटा डिग्री ऐसे टर्न हो जाएगा, मतलब दोनों के बीच का एंगल डी थीटा हो गया। तो मेरे लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा r इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी थीटा। हम लोगों ने मैथ में मेरे ख्याल से 11th में ही ये पढ़ा था, आर्क अपॉन रेडियस इक्वल्स टू एंगल। तो यहाँ से अगर मैं डी एस अपॉन डी थीटा निकाल दूँ तो मेरा फार्मूला, मेरा जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला बन जाएगा। अब सवाल यह है कि ये कैसे निकलेगा। तो एक काम करो, तुम dy बाई dx जब लिखोगे यहाँ पर, क्योंकि इसका तुमने माना है कोऑर्डिनेट x y, तो ये तुम्हारे tan थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, चूंकि विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हो और ये थीटा का फंक्शन है तो तुमको चेन रूल लगाना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा डी थीटा tan थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया डी थीटा अपॉन डी एस, है ना। अब देखो भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसको और इसको देखिए कैसे यूज करते हैं एक साथ। हमने
दोबारा से लिख दिया इसको, डी एस अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। इतना ही आया था कि नहीं, चेक कर लिया जाए। हाँ, इतना ही आया था, है ना, एक ये आया था। अब मुझे निकालना है डी एस अपॉन डी थीटा, तो मैंने क्या किया, डी एस अपॉन डी थीटा ऐसे कर दिया। अब कोई कहेगा पगला गए सर, तो भाई पगलाए नहीं हैं, बेसिकली हम इसको ऐसे लिख देंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। तुमको चाहिए ये क्या है, ये है आर, है ना। अच्छा, इसको जब उधर कर दोगे तो ये बनेगा तुम्हारा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 अपॉन देखो, अपॉन हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स, या सीधे लिखो ऐसे कर दो, डी एक्स अपॉन डी थीटा, क्योंकि डी एक्स फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। चलो भाई, यहाँ पे अब मुझे जो अभी मिला था, अभी जस्ट जो हमने कहा था कि दोनों को यूज करेंगे, वो है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, इक्वल्स टू है सेक स्क्वायर थीटा। हाँ जी, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स। हमको चाहिए क्या चीज़, हमको चाहिए डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो मैंने इसको इधर कर दिया और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा अपॉन डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। कोई अंधा भी कहेगा कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा डिवाइड बाई डी एक्स था ही, तो यहाँ से मेरा आ गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, है ना, ये tan थीटा का स्क्वायर हो गया। नीचे देखो बेटा, तुम्हारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ही है। इसकी वैल्यू जब तुम इसमें रखोगे, देखो रखोगे, तो तुम्हारा बहुत प्यार से वही फार्मूला आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो तुमने दो मेथड से किसी भी कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का, है ना, तरीका सीख लिया। फार्मूले याद कर जाना, हो सकता है कि इस पे क्वेश्चन अगर आ जाता है तो एग्ज़ाम में फंस सकते हैं हम लोग। अच्छा, ये नहीं कहने का है कि ये अपने कोर्स में नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली कैलकुलस है, तो भाई दिया जा सकता है ना। अब चलिए, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, है ना। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्या देखिए। अब क्या कहता है कि एक कार है जो यूनिफॉर्मली मूव करता है अलोंग ए हॉरिजॉन्टल साइन कर्व, ठीक। तो मेरे पास क्या है, ये मान लो y एक्सिस है, ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये y एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और x एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। मतलब ये एक प्लेन में एक्सेस बनाए हुए हैं जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है बेसिकली। और एक कार है जो देखिए ऐसे मूव कर रहा है, कुछ ऐसे ही जाएगा पाथ इसका। अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कार के व्हील्स और रोड के बीच में k है, तो एट व्हाट वेलोसिटी विल द कार राइड विदाउट स्लाइडिंग। मतलब कि कार मेरा इस पाथ पे जा रहा है, मैंने वेलोसिटी बढ़ाई, तो बढ़ाते बढ़ाते एक मैक्सिमम वेलोसिटी इतना हम बढ़ा दें कि मेरा कार बिना स्लाइड किए इस पर आराम से चल जाए। तो अब सवाल देखो क्या है, बहुत आसान है। आसान ये है कि अपने कार का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, क्योंकि लिखा हुआ है कार मूव्स यूनिफॉर्मली, है ना। ठीक, बहुत अच्छी बात। अब जरा अब तक जितने भी क्वेश्चंस पीछे किए हैं तो उसको रिकॉल कीजिए। हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पार्टिकल का या बॉडी का पाथ पहले से ही पता है तो इन जनरल हम उसके एक्सेलरेशन को उसके पाथ के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करके तब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जो पाथ के अलोंग होता था एक्सेलरेशन, उसको हम टेंजेंशियल बोलते थे, और जो उसके परपेंडिकुलर होता था उसको हम नॉर्मल या सेंटीपिटल बोलते थे। अब सोचो जरा, सोचना यह है कि अगर मान लो कार किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे यहाँ पे है तुम्हारा, और स्पीड मान लो v,
चलिए स्पीड मान लो ऐसे v, ऐसे स्पीड है भाई। ये हमने एरो दिखा दिया है क्योंकि हमने बेसिकली वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाया है ऐसे। अब ये तो कांस्टेंट है तो स्पीड चेंज हो नहीं रहा है, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। जो भी एक्सेलरेशन होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, AC वाला। और AC बटा कितना होता है, AC होता है v²/r। यही है r तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहां पर, इस पॉइंट पर, P कह लो ऐसे। अब थोड़ा और डिटेल में जाओ, तुम्हारा कार हॉरिजॉन्टल लेवल पे मूव कर रहा है तो उसको ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल रहा है उसके लिए कोई ना कोई फोर्स उस पर लग रहा होगा। ऑब्वियसली फ्रिक्शन ही लग सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, चूंकि ना हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमारा बॉडी चूंकि मूव कर रहा है। तो मैं ऐसे कहूँगा कि अगर हमारे कार का मास है m, तो mv²/r जो हो जाएगा वो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं तो दोबारा से हम इसको नहीं करने वाले। और हम लोग जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है इतने के बराबर होता है, लेकिन अपने इस क्वेश्चन में म्यू की जगह पे k दिया हुआ है तो चलो हम म्यू की जगह पर k लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा n k, और n क्या होगा, कार कैसा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो n वर्टिकली अपवर्ड और mg नीचे की तरफ, दोनों बैलेंस कर दिए। तो यहाँ से मेरा हो गया kmg, ये mv²/r, m से m कट गया। अब मैं कहूँ कि v जो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है हमको, अगर v को मैक्सिमम करना है तो मेरे लिए होना चाहिए v²/r = kg, ठीक है। लेकिन देखिए अब इसमें भी जैसे जैसे देखिए कार यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लो यहाँ से जैसे जैसे जाएगा तो ध्यान दो जहाँ पर हमारा कर्व सिकुड़ गया है वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पूरे इस पाथ के दौरान उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होता रहेगा। तो जहाँ पर मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया है ना, ये अगर घट गया तो ये तो भाई प्रॉब्लम करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैं प्रॉब्लम का मतलब कि वेलोसिटी बढ़ जाएगी। हमारा कहने का मतलब ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जहाँ मिनिमम है, जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम है, अगर मैं वेलोसिटी को एक कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ तो वहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मेरे पास तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बस इतना ही मिल रहा है ना। इट मीन्स कि मुझे वो वेलोसिटी लेके चलना पड़ेगा जहाँ पर, है ना, जहाँ पर ये आर मिनिमम के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो मेरे लिए हो गया v² = r मिनिमम इंटू kg, या v =√r मिनिमम kg। और r के लिए देखिए आप अभी निकाल चुके हैं, r के लिए क्या निकाला था आपने, r के लिए निकालना था 1 + dy/dx का स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 अपॉन d²y/dx²। चलो यहाँ रखो r की वैल्यू। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा मेरा 1 + a/α cos x/α का होल स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। और डबल डेरिवेटिव जब करोगे इसको, है ना, तो एक बार करोगे तो a/α आएगा cos में, फिर कर दिया हमने तो हो जाएगा a/α स्क्वायर, a/α स्क्वायर sin x/α। माइनस और प्लस पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना है हमको, तो हमने सिंपली ऐसे लिख दिया। अब सोचिए
आपको अगर इसको मिनिमम करना है तो ये वाला मैक्सिमम होना चाहिए और ये वाला मिनिमम होना चाहिए। मतलब x बाई अल्फा को अगर मैं 90 डिग्री कर दूँ, है ना, x बाई अल्फा को मैं अगर 90 डिग्री कर दूँ तो सीधी सी बात है ये वाला 0 भी हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो r मिनिमम के लिए मेरे पास वैल्यू आ जाएगा। देखो बेटा ये 0 हो गया तो ऊपर तो 1 हो गया, नीचे हो गया a बाई अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बाई a हो गया बेसिकली। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। अब आप यहाँ पे रख दो तो v इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया अल्फा स्क्वायर बाई a इंटू के जी, और इस तरीके से अल्फा अंडर रूट के जी बाई ए आया। हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ हो सकता है तो ध्यान रखिएगा इसको, आप केवल फंडे पे ध्यान दीजिए।